1985 में क्रिकेट का एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ था जिसे आज लोग भूल चुके हैं। एक वर्ल्ड कप जिसकी विजेता रही भारतीय टीम भी इसका जिक्र नहीं करती। और ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले लोगों में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट के बारे में सुना भी होगा, क्योंकि 1985 में जब इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता तो उसके बाद इस टूर्नामेंट को दोबारा कभी ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया। एंड इंडिया ने सिर्फ इस टूर्नामेंट को जीता नहीं बल्कि एक भी मैच हारे बिना डोमिनेशन दिखाते हुए इस वर्ल्ड कप को जीता। पर ये टूर्नामेंट था क्या, ये हुआ क्यों, इंडिया ने इसे जीता कैसे, इस टूर्नामेंट के पीछे होने की वजह क्या थी और क्यों इस टूर्नामेंट के बारे में कोई कभी आज दोबारा बात करने के लिए राजी नहीं है, क्यों इसे हम भूल गए, जानेंगे ये सब इस वीडियो में अबाउट इंडियाज फॉरगॉटन वर्ल्ड कप विक्ट्री। लेट्स बिगिन। जिस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम था बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट, जिसे कुछ लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक वर्ल्ड कप लेवल का टूर्नामेंट था और इसे ऑर्गेनाइज करने के पीछे का रीजन भी बहुत यूनिक था। दरअसल इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का रीजन एक सेलिब्रेशन था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट में यूरोपियन सेटलमेंट के 150 साल पूरे हो गए थे। एंड इस टूर्नामेंट को 1985 में वन डे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया। एंड ये किस हाई लेवल का टूर्नामेंट था इसका अंदाजा तुम्हें इसी बात से लग जाना चाहिए कि इसमें सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन जो 1985 में एक्टिव थे, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी कुछ वर्ल्ड कप से अलग नहीं था। इसमें टीमों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को रखा गया और दूसरे में वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और न्यूजीलैंड थे। एंड ये टूर्नामेंट कोई आम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं था। इसी टूर्नामेंट में दो ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस हुई जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे 1985 की बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार टीम्स कलर्ड क्लोथिंग पहनकर मैच खेलने उतरी। इससे पहले ऑर्गेनाइज हुए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट या इंटरनेशनल बायलैटरल्स में भी 1983 वर्ल्ड कप इंक्लूडेड, जिसको इंडिया ने जीता था, टीम्स व्हाइट कलर की जर्सी पहनकर उतरती थी। और इस टूर्नामेंट में पहली बार टीम्स ने नेशनल लेवल पर कलर्ड जर्सीज का प्रयोग करा। इवन इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस सिर्फ दो ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए थे। एंड अगर बात करें टूर्नामेंट के फेवरेट की, तो 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया उस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद भी इस टूर्नामेंट के लिए फेवरेट्स नहीं थे। और लोग वर्ल्ड कप 1973 और 1979 जीतने वाली वेस्ट इंडीज को, जो 83 की फाइनल में भी पहुंची थी, उनको फेवरेट्स मान रहे थे। और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इस टूर्नामेंट में जाते हुए सिनेरियो कुछ आसान नहीं था। हर टीम को 14 लोगों की स्क्वाड अनाउंस करनी थी, वैसे ही इंडिया ने भी करी। लेकिन इंडिया के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनको वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव को कैप्टनसी से हटाकर सुनील गावस्कर को इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया गया था। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन टीम का सिनेरियो इस वर्ल्ड कप में जाते जाते थोड़ा बदल गया। दरअसल 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया और उसके बाद वेस्ट इंडीज इंडिया टूर पर आई 6 टेस्ट मैचेस और 5 वनडेज खेलने के लिए, तो इन टेस्ट मैचेस की सीरीज वेस्ट इंडीज ने 3-0 से जीती और वनडे में तो इंडिया को क्लीन स्वीप कर दिया था। एंड वो इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी, उसके कुछ समय बाद अपने ही देश पर इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद इंडियन टीम पर कई सवाल उठ खड़े हुए और लोगों को 1983 की वर्ल्ड कप विक्ट्री एक तुक्का लगने लग गई। एंड इंडिया का ये खराब वक्त वहीं नहीं रुका। उसके बाद इंडिया को उसी साल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी मुंह की खानी पड़ी, जिससे इंडिया पर उठे सवाल और मजबूत हो गए। और टीम के इसी खराब प्रदर्शन की वजह से कपिल देव को इंडियन टीम की कैप्टनसी से हटा दिया गया और सुनील गावस्कर को पहले की तरह इंडियन टीम का कप्तान बना दिया गया। और कई सवाल इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट फैंस और पूरी क्रिकेट दुनिया के सामने आए इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इंडियन टीम कभी खुद को एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट प्लेइंग नेशन के तौर पर एस्टैब्लिश कर भी पाएगी या नहीं। और इन सभी सवालों को जवाब देने और इस टूर्नामेंट को जीतने आई इंडियन टीम लेड बाय सुनील गावस्कर। एंड इंडियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया आई थी ये टूर्नामेंट खेलने, उसमें जो कोर था 1983 की वर्ल्ड कप टीम का, वो इंटैक्ट था। जैसे कपिल देव जो 1983 में कैप्टन थे पर एक की प्लेयर थे 1985 में, सुनील गावस्कर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, रॉजर बिन्नी, सैयद किरमानी, मदन लाल, यशपाल शर्मा, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री, सब उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम से आए थे। और 1985 के इस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के लिए कुछ नए पर इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी नाम भी थे, जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन, अशोक मल्होत्रा, मनोज प्रभाकर, चेतन शर्मा, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन और सदानंद विश्वनाथ। और सुनील गावस्कर की अगुवाई में ये टीम अपना पहला मैच खेलने उतरी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर, जब उनके सामने थी जावेद मियांदाद की पाकिस्तान, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लेकिन ये फैसला बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं गया। रॉजर बिन्नी के 4, कपिल देव और 19 साल के लक्ष्मण शिवरामकृष्णन की 2-2 विकेट्स की मदद से पाकिस्तान सिर्फ 183 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और वैसे तो ये टारगेट बहुत छोटा था और इंडियन टीम के लिए इसे चेस करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान की कमाल की ओपनिंग स्पेल ने इस आसान से दिख रहे टारगेट को बहुत
बहुत मुश्किल बना दी। इमरान खान ने भारत के 3 विकेट सिर्फ 27 रन के स्कोर पर गिरा दिए, जिसे देखकर ही लगने लगा कि इंडिया शायद ये टारगेट चेज ना कर पाए। लेकिन कैप्टन सुनील गावस्कर और मोहम्मद अजहरुद्दीन की 132 रन की पार्टनरशिप ने इंडिया की इस मैच में वापसी कराई। गावस्कर 54 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अजहरुद्दीन मैच में एंड तक टिके रहे और 93 रन की पारी खेलकर टीम को मैच जिताया और खुद मैन ऑफ द मैच बने। और अगला मैच खेलने के लिए इंडियन टीम गई सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जहां उनके सामने थी इंग्लैंड की टीम, जिसने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनके सामने इंग्लैंड की बॉलिंग पर आग बनकर उतरे कृष्णमाचारी श्रीकांत, जिन्होंने 53 बॉल्स पर 57 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। 1985 में 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलना कितनी बड़ी बात थी, तुम्हें आज इसका अंदाजा भी नहीं है। उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव और गावस्कर ने उन्हें भरपूर सपोर्ट किया और इंडियन टीम ने इंग्लैंड के सामने 235 का लक्ष्य रखा। एंड इस टारगेट का पीछा करते करते इंग्लैंड की टीम रेगुलर इंटरवल्स पर अपने विकेट गवाती रही और सिर्फ 145 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। रवि शास्त्री और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 3-3, मदन लाल ने 2 और कपिल देव और रॉजर बिल्ली ने एक विकेट अपने नाम किए। एंड श्रीकांत को अपनी इनिंग्स के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। एंड अपनी ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में इंडिया के सामने थी ऑस्ट्रेलिया। इस बार टॉस इंडिया ने जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। एंड ये डिसीजन इंडिया के लिए काफी सही साबित हुआ। कपिल देव और रॉजर बिन्नी ने अपने ओपनिंग स्टाइल में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के परखच्चे उड़ा दिए और सिर्फ 37 रन के अंदर आधी ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ वेन फिलिप्स ही थे जिन्होंने 60 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 163 के स्कोर तक पहुंचाया। बाकी के 6 बल्लेबाज तो डबल डिजिट का स्कोर तक नहीं कर पाए। इवन वेन फिलिप्स के 60 और रॉडनी हॉक के 22 के बाद सबसे ज्यादा रन 18 थे एक्स्ट्रास के। रॉजर बिन्नी ने 3, कपिल और लक्ष्मण ने 2-2 और शास्त्री और अमरनाथ ने एक विकेट लिए। इस टारगेट को चेस करने उतरी रवि शास्त्री और कृष्णमाचार्य श्रीकांत की ओपनिंग जोड़ी ने 124 रन की साझेदारी करके मैच इंडिया की झोली में डाल दिया। जहां शास्त्री ने 54 रन बनाए तो वहीं श्रीकांत ने 93 रनों की पारी खेली और भारत ने यह मैच 8 विकेट और 83 बॉल्स रहते अपने नाम कर दिया। 3 ग्रुप मैचेस में तीनों जीतकर इंडिया ने ग्रुप टॉप किया और अब सेमीफाइनल में सामना होना था न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के ग्रुप में उनके साथ वेस्ट इंडीज और श्रीलंका थी, जिसने उस ग्रुप को काफी आसान बना दिया। वेस्ट इंडीज उस टाइम की सबसे मजबूत टीम थी तो उनका ग्रुप के टॉप पर रहना लाजमी था और श्रीलंका उस समय की सबसे कमजोर टीमों में थी तो उनका ग्रुप के बॉटम में रहना लाजमी था। इसका मतलब ये कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले मैच को जो भी जीतता वो ग्रुप को टॉप पे करता। लेकिन न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और बेहतर रन रेट की वजह से वेस्ट इंडीज ने ग्रुप टॉप किया एंड न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पर रही, जिसकी वजह से उनका सामना हुआ अपने ग्रुप को टॉप करने वाली इंडिया के साथ। इस मैच में भी इंडिया ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडियन बॉलिंग ने फिर से अपनी काबिलियत दिखाई, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड की कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं बनने दी और 206 रन पर न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया। अब की बार न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को सिंगल स्कोर पर आउट होना पड़ा। न्यूजीलैंड के 10 में से 4 विकेट मदन लाल और 3 विकेट रवि शास्त्री ने लिए। पर चेस करने उतरी इंडियन टीम ने श्रीकांत के रूप में अपना पहला विकेट 28 रन पर गवा दिया। लेकिन रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर और कपिल देव के अर्धशतकों की मदद से भारत ने यह मैच 8 विकेट से अपना नाम कर लिया और फाइनल में जगह बनाई। अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से शास्त्री को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। और इसके बाद जब इंडिया फाइनल में पहुंची तो उनके सामने एक ऐसी टीम थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि फाइनल में भारत के सामने थी पाकिस्तान, जिसने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। और इस बड़े फाइनल में एक तरफ पाकिस्तान थी जिसके पास मौका था अपना पहला मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीतने का, और दूसरी तरफ इंडिया, भारत, जिसको ये टूर्नामेंट जीतकर दिखाना था कि 1983 की जीत कोई तुक्का नहीं था। और इंडियन टीम अपने आप को एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटिंग नेशन, एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टीम के रूप में एस्टैब्लिश करने वाली थी। एंड इसलिए दोनों टीम्स के लिए इस मैच के अलग अलग मायने थे जो इस फाइनल को और बड़ा बना देता। पाकिस्तान ने एमसीजी पर टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और हर बार की तरह इंडियन गेंदबाजों ने विरोधी टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी और सिर्फ 33 के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 विकेट गिरा दिए। इसके बाद कैप्टन जावेद मियांदाद और इमरान खान ने पारी को संभालने की कोशिश करी। हालांकि वो दोनों एक एक बार आउट हो चुके थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया तो उनकी पारी चलती रही। लेकिन फिर भी वो कुछ खास नहीं कर पाए और टीम को बस 176 रन तक पहुंचा पाए। एंड इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खोज साबित हुई थी लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, जिसने इस बड़े मुकाबले में 3 विकेट लिए, जिसमें जावेद मियांदाद का विकेट भी शामिल था। एंड इस टारगेट को चेस करने उतरे इंडियन ओपनर्स ने 103 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा के मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया और भारत ने यह मैच 8 विकेट रहते अपने नाम कर लिया और दुनिया को बता दिया कि 1983 की वर्ल्ड कप विक्ट्री कोई फ्लूक नहीं था। फाइनल में अपनी 50 की वजह से श्रीकांत को मैन ऑफ द मैच मिला और उनके पार्टनर रवि शास्त्री को अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के चलते प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और तो और इसके साथ रवि शास्त्री को ऑडी 100 भी दी गई, जिसकी कीमत उस समय 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी। एंड शास्त्री जी ने उस गाड़ी को निकालने में जरा भी संकोच नहीं किया और पूरी टीम को उसमें बिठाकर पूरे एमसीजी की सैर कराई। एंड इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये सिर्फ एक और टूर्नामेंट जीत नहीं थी, एक आइकॉनिक मोमेंट था। तो सवाल ये है कि अगर ये इतना आइकॉनिक, इतना अंडररेटेड, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसको इंडिया ने बेस्ट टीमों के अगेंस्ट इतनी डोमिनेंटली जीता, तो आज इस जीत के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? ये टूर्नामेंट गुमनामी में क्यों पड़ा है?
1985 बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट उर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट, जो वर्ल्ड कप के सिर्फ 2 साल बाद हुआ था। इस टूर्नामेंट को गुमनामी में जाने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये है कि टूर्नामेंट दोबारा कभी हुआ ही नहीं। एंड सच है कि एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे का रीजन बहुत स्पेशल था, और एक स्पेशल रीजन की वजह से एक स्पेशल टूर्नामेंट था जिसको दोबारा ऑर्गेनाइज करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब बहुत लोग इसी को कारण मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट को दोबारा कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। बट ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के ऊपर 4 बड़े इल्जाम भी लगे थे। सबसे पहला था कि ये टूर्नामेंट वनडे क्रिकेट में ओवरकिल है। इस टूर्नामेंट को क्रिटिसाइज करा गया फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑलरेडी पैक्ड शेड्यूल ऑफ वनडे क्रिकेट। 1985 में भी लोग कंसर्न थे कि प्लेयर्स इतने ज्यादा टूर्नामेंट खेलेंगे तो वो बर्न आउट हो जाएंगे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एलन बॉर्डन ने तो ये कंसर्न तक रेज कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन पब्लिक इस टूर्नामेंट को देखने से ही थक गई थी। इसका दूसरा कारण था इस टूर्नामेंट के पीछे होने वाले कमर्शियल एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। इस टूर्नामेंट का शेड्यूल बहुत हेवीली इन्फ्लुएंस था टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की नीड्स पर। उस समय क्रिकेट पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करना आसान काम नहीं था जितना आज है, एंड इसीलिए टूर्नामेंट के मैचेस का शेड्यूल इस तरह बनाया गया था कि वो टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर पैकर्स चैनल 9 की नीड्स को अकोमोडेट कर सके, जिसकी वजह से टूर्नामेंट का शेड्यूल बहुत लंबा हो गया था, जिसको ना टीम्स, प्लेयर्स ना फैंस ने अप्रिशिएट किया। एंड इवन दो इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता, अपनी काबिलियत को साबित किया, पर पब्लिक ने इस टूर्नामेंट को बिल्कुल भी अच्छे से रिसीव नहीं किया। एंड सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आया ब्रिटिश प्रेस से, जहां पर वर्ल्ड कप हर साल ऑर्गेनाइज होता था, एंड उन्होंने क्वेश्चन करा कि क्या ये टूर्नामेंट असली क्रिकेट की स्पिरिट को रिस्पेक्ट करता भी है, क्योंकि उनका मानना था कि ये तो एक फ्लैशी, रंग बिरंगा, टीवी के लिए बनाया हुआ टूर्नामेंट है जो क्रिकेट की स्पिरिट से बिल्कुल अलग है। हाँ, आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जब दुनिया की हर क्रिकेटिंग नेशन की अपनी एक लीग है, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट होता है T20 फॉर्मेट में जिसपे फैंस हैं, पैसा है, प्लेयर्स हैं, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। पर 1985 में क्रिकेट सिनेरियो ऐसा नहीं था, एंड शायद यही वो कारण थे जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट को दोबारा कभी ऑर्गेनाइज करने की नीड ही नहीं रखी गई। क्योंकि इसके भी महज 2 साल बाद एक और क्रिकेट वर्ल्ड कप आया जो इंडिया और पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करा गया, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट का मेन इवेंट बन गया। 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी रिलायंस कप कहा गया था, जिसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो। पर जो भी कहानी थी, सच ये था कि 2 साल में 2 बड़े वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट जीतकर इंडिया ने तो अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट स्टेज पर एस्टैब्लिश कर दिया था। क्योंकि इससे 2 साल पहले 1983 में जब इंडिया ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराया था, तो ये बात वर्ल्ड क्रिकेट का कुछ खास हजम नहीं हुई, उन्हें ये तुक्का लगने लगा। पर इंडिया की इस जीत के बाद, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए हैं, इंडिया ने अपने आप को एक क्रिकेटिंग सुपर पावर के तौर पर एस्टैब्लिश करने की शुरुआत कर दी थी। तो तुम मुझे कमेंट से बताओ, क्या तुम्हें इस टूर्नामेंट के बारे में पता था? एंड ऐसी और क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।